ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11:20 ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ FSL ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, यानी कि इंटेंसिटी इस धमाके की इन्नी ज्यादा सी कि घरां दियां खिड़कियां तक टुट गईयां। धमाके करके गड्डियां दे भी सारन बजने हुए शुरू हो गए। धमाके च 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकां च पुलिस मुलाजम ते FSL टीम के मैंबर्स शामिल ने। धमाके दे नाल पुलिस स्टेशन पूरी तरीके नाल तबाह हो चुके हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के लिए पुलिस टीम दरअसल पहुंची हुई सी, सैंपलिंग उसकी की जानी सी। इस दौरान ही ये एक्सीडेंटल पूरा एक्सप्लोजन होया है। इस गल का जिक्र धमाके की जोरदार आवाज इस CCTV फुटेज सुनाई दे रही है, क्योंकि ऑडियो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। FSL दी टीमां मौके ते पहुंचिया हुई सी। इस दौरान थाने च पुलिस कर्मी भी मौजूद सी। जो सैंपलिंग उस धमाके के सामग्री की की जा रही सी, अमोनिया नाइट्रेट की जा रही सी, उस दौरान ही जबरदस्त धमाका होया। धमाके दी इन्नियां जोरदार जबरदस्त तस्वीरां, क्योंकि जो यह धमाका होया एक कहा जा रहा है कि 20 तो 22 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही एक थाना बनया हुआ है। किस तरीके नाल जो रिहायशी इलाके दियां बिल्डिंग्स ने, उन्होंने खिड़कियां ने, शीशे ने टुटते हुए साफ तौर पर इन CCTV तस्वीरों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धमाका बहुत ज्यादा सी। किस तरीके नाल 9 पुलिस कर्मचारियां इंक्लूडिंग FSL टीम मेंबर्स की जान चली गई है। धमाका बड़ा जबरदस्त सी। कई लोग जख्मी हुए दसे जा रहे हैं। 29 तो ज्यादा लोग जख्मी ने, जिन्हें अस्पताल दाखिल करवा दिता गया है जेरे इलाज में। दरअसल कुछ दिन पहला ही जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको गिरफ्तार किया गया सी। उस तो 2900 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया सी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस इत्थे पहुंची सी ते सैंपलिंग उसकी की जा रही सी। इस दौरान ये पूरा धमाका होया। मेरे से होगी ईशान वानी फोन लाइन जो है ने। ईशान, इस धमाके की एक नई CCTV फुटेज सामने है। किस तरीके से पूरा इलाका दहल उठा, खिड़कियां तक टूट गई और दहशत का माहौल पैदा हो गया। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि जब धमाका हुआ तो दहशत का माहौल हुआ और लगातार लोग हैं जो घरों में थे वो सहम गए और वहां से भागने की कोशिश की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या, कैसे ये धमाका हुआ, क्या चीज़ फटी है। लेकिन बाद में साफ तौर पर CCTV में देख रहे हैं कि जहाँ पे जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं और जो कुत्ते हैं वो भी धमाके के बाद भाग रहे हैं और कुछ घरों को भी जो है नुकसान पहुंचा है। और कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि धमाके के बाद उनको जो है इलाज मुआवजे के लिए ले लिया गया था जो जख्मी हुए थे। लेकिन CCTV फुटेज से आप इम्पैक्ट देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट धमाके का था और किस तरीके का जो एक्सप्लोजिव अंदर था, जिसकी वजह से ऐसा जिसको कहें कि कयामत खेज एक मंजर देखने को मिला। क्योंकि पुलिस के कर्मी हों, CBI क्राइम ब्रांच से हों, स्टेट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट से हो, जम्मू कश्मीर पुलिस से हो, सबको जो है जख्मी हुए हैं और लगातार प्रयास अब ये किया जा रहा है कि हालात को जो है काबू में किया जाए और इन्वेस्टिगेशन जारी की जाए। ईशान, DGP जम्मू कश्मीर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, कोई और स्पेकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। जी बिल्कुल, ऐसा कोई तत्व शामिल नहीं है और ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। जब हैंडलिंग उसकी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उसी के दौरान जो है ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्ट भी थी कि कोई और चीज भी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि खाली जो है ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है और इसी किसी और चीज से जो है लिंक नहीं किया जाए। ईशान, क्या मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जबरदस्त देखने को मिला है? देखिए, कुछ लोग तो जख्मी हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने और लोग हैं जो घायल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल 9 का आंकड़ा है और 29 लोग जो है घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं आउट ऑफ डेंजर हैं और दवा लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि उनकी जो हालत जो है बेहतर की जाए। ईशान, इस बारे आपके पास कोई जानकारी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच सकते हैं? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान, सानू पूरी जानकारी देने लिए। जम्मू कश्मीर के नौगाम च ब्लास्ट की नवी सामने है। इस धमाके की आवाज साफ तौर पर ऑडियो सुनाई दे रही है। न्यूज़ 18 सब तो पहला एक्सक्लूसिव इस CCTV फुटेज तुसीं देख पा रहे हो जदे ही ये धमाका होंदा है ते नेड़ले इलाकिਆਂ 'ਚ, क्योंकि रिहायशी इलाके दे विचों विचाले ये थाना बनया होया सी, पुलिस स्टेशन बनया होया सी। जो धमाका होंदा है तो इसका इंपैक्ट आले दुआले के घरां 'ਚ रिहायशी इलाके 'ਚ मिलदा है।
खिड़कियां के शीशे टुट जाते, खिड़कियां के शीशे किस तरीके नाल टुटे ने, साफ तौर पर उन्होंने आवाज़ CCTV की ऑडियो च सुनाई दे रही है। लोगों च दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। किस तरीके नाल नेड़े जो खड़ियां गड्डियां होंदियां ने उन्होंने भी अग लग जाती है। जो लोग ने इधर उधर भज के अपनी जान बचाते हैं। अफरा दफरी का माहौल पैदा हो जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जिन्हें भी कर्मचारी मौजूद सी वो इस धमाके की चपेट आ गए। 9 कर्मचारियों की इंक्लूडिंग FSL के जो टीम मैंबर्स हैं उन्होंने मौत हो चुकी है। 29 के करीब जो लोग ने गंभीर जख्मी ने। DGP जम्मू कश्मीर ने इस गल क्लैरीफाई कर दिता है कि ये एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ही सी जो अमोनिया नाइट्रेट की सैंपलिंग की जा रही थी FSL की टीम के मैंबरों के वालों कि उस दौरान ही एक एक्सीडेंटल पूरा ब्लास्ट हुआ। न्यूज़ 18 ते सब तो पहला एक्सक्लूसिव CCTV तस्वीर देखने किस तरीके नाल धमाका होता है। खिड़कियां के शीशे टुट जाते हैं। जो दरवाजे ने किस तरीके नाल आपस में वजदे हुए तस्वीरां विखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सी 20 तो 22 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। दिल्ली ब्लास्ट मामले च हिरासत च लाए गए अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की पत्नी सामने आई है। मुजम्मिल ने किराए ते एक कमरा लिया सी। इमाम ने इस गल का जिक्र किया, दोस्तां दा सामान रखना कह के एक कमरा लिया सी ते मस्जिद च रोज आउंदा सी। उमर इमाम की पत्नी ने इस गल का भी जिक्र किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले च जांच पड़ताल लगातार देश की सब तो बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वालों की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले च हिरासत च लाए गए अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की पत्नी हुण सामने आई है। इमाम की पत्नी ने इस गल का जिक्र किया कि मुजम्मिल ने किराए ते कमरा इत्थे लिया होया सी। दोस्तां दा सामान रखना कह के एक कमरा लिया सी कि उसने दोस्तां दा सामान रखना है, किराए ते उसको कमरा दे दिता जाए। इमाम की पत्नी का यह भी कहना है कि मस्जिद रोज आंदा जांदा सी उमर ते किस तरीके नाल दिल्ली धमाके नूं अंजाम दिता गया। डॉक्टर उमर की टीम के वालों किस तरीके नाल डॉक्टर्स का पूरा टेरर मॉड्यूल सामने आया सी। इस पूरे मामले च कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। जांच पड़ताल लगातार जारी है। पर हुण इमाम की पत्नी ने कहा है कि मुजम्मिल ने कहा कि उसने दोस्तां का जो सामान है उसनू रखना है तो इस करके उसनू किराए ते मकान दे दिता जाए। ये बता दो। हमारा आदमी ना कसूर उठाए बे बात। खेत में सोया हम 10:30 बजे 10:30 बजे आया। हम आर बैठा नुकनी हमारा आदमी आते ही ना बिच खाना खान लो बैठा। वो खाना भी नहीं खान दे नुकनी उठा के लेगा। कुछ भी नहीं बोल गया। कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा हमने कोई पता ना। हमारा आदमी हमने अपना आदमी को पता चलनी चाहिए ना कहाँ ना हमारा आदमी बेकसूर लेगा है। हमारा आदमी आना चाहिए ना कसूर है। डॉक्टर को जानते थे आप? हम नहीं जानते थे वो डॉक्टर। निवाज पढ़ने सब आते हैं ही हमने क्या पता वाको। हमारे घर में उसने क्या धरा क्या ना धरा हमने कुछ पता नहीं। हम रहते हैं इतनी दूर हमने क्या मालूम कहाँ रख दिया उसने हमारे घर में। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मोहम्मद इश्तियाक। ते मेरा मेरे से हो गया अनिल राठी फोन लाइन ते मौजूद ने। अनिल, इमाम की पत्नी का पहला बयान, उसका कहना था कि डॉक्टर मुजम्मिल ने इसीलिए मकान किराए पे लिया था ये बोलकर कि उसके दोस्तों का सामान वहां पे उसने रखवाना है। ना बिच खाना खान लो बैठा। वो खाना भी नहीं। दिल्ली ब्लास्ट मामले च हिरासत च लाए गए अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की पत्नी सामने आई है। इमाम की पत्नी का कहना है कि मुजम्मिल ने किराए ते एक कमरा लिया होया सी क्योंकि मुजम्मिल नूं गिरफ्तार किया गया सी। दस दिए कि सब तो पहला सहारनपुर तो डॉक्टर आदिल नूं गिरफ्तार किया गया सी। पुछ पड़ताल कई वड्डे खुलासे होए ते उस तो बाद दबिश दी गई। फरीदाबाद एक पिंड तो गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल नूं ते डॉक्टर मुजम्मिल दे घरों ही 2900 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया सी। मेरे सहयोगी अनिल राठी फोन लाइन ते मौजूद ने। अनिल, इमाम की पत्नी का पहला बयान कि मुजम्मिल ने किराए पर ये कमरा क्यों लिया था ये कहकर कि उसने उसके दोस्तों का सामान यहाँ पे रखवाना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इमाम की बीवी के बयान सामने आए हैं मीडिया के सामने, जो है वो पहली बार इमाम की बीवी सामने आई है और उन्होंने साफ कहा है कि 1500 रुपए महीने के हिसाब से जो है वो उन्होंने किराए पर ये मकान लिया था इनका। और ये कहा था कि इन्होंने जो है वो एक दोस्त का सामान इस कमरे में रखना है
ताकि इसी के बेस पर, क्योंकि लगातार जो है ये मुजम्मिल मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए इनके पास आता रहता था और इसमें अल्फ्रा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बाकायदा कार्यरत था। तो कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर इन लोगों ने जो है वो इसको एक किराए पे मकान दिया है। इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि इनके पति की जो है वो इसमें हालांकि कोई गलती नहीं, लेकिन फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां उनको अपने साथ ले गई हैं और जांच में जो है वो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई है, जिसके चलते अब तमाम जांच एजेंसियां जो है वो जांच का दायरा लगातार आगे की ओर बढ़ा रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बात करी जाए तो अल्फ्ला यूनिवर्सिटी जो है वो इन दोनों सुर्खियों में है और अल्फ्ला यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से जो है वो तमाम हेडक्वार्टर है और उसी अल्फ्ला यूनिवर्सिटी की ही ये मस्जिद है जहां पर कि इस मस्जिद में ये इमाम का काम करता था और पिछले लगभग 20 सालों से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं और 20 सालों से इसी मस्जिद में जो है वो ये लोग इमाम के तौर पर जो है वो कार्यरत है। बाकायदा इसके लिए इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से 10,000 रुपए मेहनताना भी मिलता था, जो कि महीने के हिसाब से था। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से इमाम की बीवी का जो बयान अब सामने आया है तो उससे स्वाभाविक है कि जो जिस तरीके से जांच एजेंसियों की जांच आगे की ओर बढ़ रही है तो उससे उनको लगातार अभी कुछ और भी निकल करके इस पूरे मामले में आना बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। हाँ ये बता दो। हमारा आदमी ना कसूर उठाए बेबात, खेत में सोया हम 10:30 बजे, 10:30 बजे आया, हम आर बैठा नुकनी हमारा आदमी आते ही ना बिच खाना खान लो बैठा, वो खाना भी नहीं खान दे, नुकनी उठा के लेगा, कुछ भी नहीं बोल गया, कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा हमने कोई पता ना। हमारा आदमी, हमने अपना आदमी को पता चलनी चाहिए ना कहाँ ना हमारा आदमी बेकसूर लेगा है। हमारा आदमी आना चाहिए, ना कसूर है। डॉक्टर को जानते थे आप? हम नहीं जानते थे वो डॉक्टर, निवाज पढ़ने सब आते हैं ही, हमने क्या पता वाको। हमारे घर में उसने क्या धरा क्या ना धरा हमने कुछ पता नहीं। हम रहते हैं इतनी दूर, हमने क्या मालूम कहाँ रख दिया उसने हमारे घर में। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मोहम्मद इश्तियाक। दिल्ली ब्लास्ट मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਈਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा तो सहारनपुर तो ऑलरेडी कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स का एक पूरा टैरर मॉड्यूल सामने आया से किस तरीके नाल दिल्ली नूं एक दहलाना चाहते सी 26 जनवरी। दिल्ली ब्लास्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:55 ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ i20 ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਉਸ ਕਾਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 12 ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ LNJP ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਟਰਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਕੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 350 ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो मीटिंग हले चल रही है और हालांकि कल वैसे मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कल पोस्टपोन होकर आज फिर हुई है और हले मीटिंग चल रही है। और हुण शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्री सरपाल चीमा मीटिंग के जिहड़े फैसले हैं उन फैसलों की जानकारी नूं लैके ब्रीफिंग करनगे कि की फैसले मीटिंग विच लिते गए ने, आगे पंजाब सरकार किहड़े और नवे उपराले करन जा रही है या मीटिंग च जिहड़े एजेंडा सीगा और की फैसले गवर्नमेंट ने कीते ने। उस तो इलावा गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला शहीदी दिवस जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ।